हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का विकास कैसे हुआ या फिर उत्पत्ति ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अनेक अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी है, लेकिन हम कुछ एक इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। सबसे पहले लेंगेहर ने 1964 में माइटोकॉन्ड्रियल उत्पत्ति के संभावित मार्गों को विभिन्न सिद्धांतों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? पहला है कोशिका में अन्य झिल्लीदार संरचनाओं से निर्माण। इसमें क्या कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का विकास या निर्माण कोशिकाओं में प्रेजेंट दूसरी झिल्लीदार संरचनाएं होती है उनसे होता है। दूसरा, पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया का विकास और विभाजन, मतलब इसमें यह बताया गया है कि अलग विकसित माइटोकॉन्ड्रिया फिर विकसित रूप धारण करता है। तीसरा, उप माइक्रोस्कोपिक अग्रदूतों से डी नोवो संश्लेषण। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले, सेल में अन्य झिल्लीदार संरचनाओं से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण या सूत्रकणिका का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया के गठन को पिचिंग ऑफ या प्रे एग्जिस्टिंग सेल संरचनाओं से उभारा गया है, जिसमें सेल झिल्ली एक श्रृंखला के लिए सुझाव दिया गया है, जिसमें प्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, परमाणु लिफाफा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स शामिल है। लेकिन ऐसे सबूतों के समर्थन जैव रासायनिक डाटा के समर्थन की अनुपस्थिति में है, पूरी तरह से निर्णायक नहीं हो सकता। मतलब दूसरे साइंटिस्टों ने ये थ्योरी को खारिज कर दिया, यह पूर्ण रूप से मान्य नहीं हुई। दूसरी थ्योरी देखते हैं हम। पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया का विकास और विभाजन। इसमें क्या कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रियल विखंडन के साथ जुड़ा हो सकता है या नहीं भी। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के संकीर्ण पुलों द्वारा विशेष रूप से तेजी से पिघलने वाले ऊतक में से एक से जुड़े होने की कई रिपोर्ट है, और यह माना जाता है कि इस तरह के आंकड़े विखंडन के प्रारंभिक चरण में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मतलब यह थ्योरी कहाँ तक पास हुई? जब माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म होता है, मतलब विखंडन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनना स्टार्ट करता है, वो अपनी विखंडन अवस्था में होता है, विभाजन अवस्था में होता है, तब तक तो ये थ्योरी एप्लीकेबल है। लेकिन आगे माइटोकॉन्ड्रिया के आगे के प्रोसेस में यह काम नहीं करती। नेक्स्ट देखते हैं। इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ। चूहे के धारावाहिक वर्गों के अवलोकन से स्टैम्पक ने 1967 में यह दिखाने में सक्षम था कि गूंगा घंटी के आकार का माइटोकॉन्ड्रिया कप के आकार के निकायों के खंड हो सकते हैं। इस तरह से शरीर के फर्ण के तेजी से बढ़ते ऊतकों में भी देखे गए और विभाजन के शुरुआती चरणों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मतलब यह थ्योरी जब माइटोकॉन्ड्रिया विभाजन अवस्था में होता है तब तक यह एप्लीकेबल है, बाद में नहीं। आगे थर्ड थ्योरी है नोवो संश्लेषण द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। सदी के शुरुआती भाग में प्रयोगों के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के डे नोवो संश्लेषण की संभावना पैदा हुई, जब लार्वा युक्त माइटोकॉन्ड्रिया को समुद्र के यूरिन अंडे से प्लाज्म से विकसित होते देखा गया, जिसे जाहिर तौर पर सेंट्रीफ्यूजेशन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया से मुक्त किया गया था। इसमें क्या कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का विकास साइटोप्लाज्म से होता है। लेकिन आगे क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अधिक संकल्प शक्ति का उपयोग करते हुए यह बाद में दिखाया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को अंडे के अपकेंद्रण द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। प्रयोग में माइटोकॉन्ड्रिया संभवतः अंडे की कोशिका के सेंट्रीपेडल एंड में मौजूद थे, और यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में माइटोकॉन्ड्रियल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में काम कर सकते थे। इस थ्योरी में बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का विकास हुआ तो इसमें यह बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का विकास सेल के साइटोप्लाज्म से नहीं होता। हम सेल के साइटोप्लाज्म से सेंट्रीफ्यूजेशन से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग नहीं कर सकते। अब सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है? अपकेंद्रण एक मशीन होती है जिसमें ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें हम जब सेल का साइटोप्लाज्म डालते हैं तो वो बड़ी तेज़ी से उसको घुमाकर अलग कर देती है, जो चीज़ अपने भार के हिसाब से इसमें डिवाइड हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोकैरियोटिक उत्पत्ति।
इस थ्योरी को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है। यह तथ्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया विकसित हो सकते हैं, विभाजित भी हो सकते हैं, उत्परिवर्तन भी कर सकते हैं। एक लंबे समय से आयोजित दृश्य का समर्थन करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया उनके मेजबान के साथ उत्पन्न हुआ था। बैक्टीरिया की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया और नीले हरे शैवाल क्लोरोप्लास्ट से हुई होगी। अब इसमें क्या कहा है माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोकैरियोटिक उत्पत्ति में कि माइटोकॉन्ड्रिया है यह खुद से विकसित हो सकता है, विभाजित भी हो सकता है और उत्परिवर्तन मतलब इसके जीन में परिवर्तन आ सकते हैं, उत्परिवर्तन हो सकते हैं। और इसमें यह है कि जब मेजबान क्या होता है, एक होस्ट होता है जो सहजीवन करते हैं, आपस में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। उनमें क्या होता है कि दोनों जीव जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के अनुकूल रहना पसंद करेंगे। कुछ तो सामने वाला जीव अपने लक्षण को उसके अनुरूप बना लेता है और कुछ दूसरे वाला अपने विशेष लक्षणों को छोड़ देता है सामने वाले के अनुकूल होने के लिए। और इसमें यह कहा गया है कि बैक्टीरिया की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया से हो सकती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैक्टीरिया से हो सकती है, क्योंकि दोनों के DNA और बाकी संरचनाएं लगभग समान हैं। आगे पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बीच कई समरूपताएं हैं। बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली को प्लाज्मा झिल्ली में स्थानीकृत किया जाता है, जिसकी तुलना माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से की जा सकती है। अब इसमें क्या कहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बैक्टीरिया का, वो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के साथ उसका रिलेट कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली से फैले झिल्लीदार अनुमान होते हैं जो समसन श्रृंखला के बाद माइटोकॉन्ड्रियल क्रास्टी के समान दिखाई देते हैं। इसमें क्या कहा है, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली के हैं वो ऐसे क्रिस्टी बना लेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। जब श्वसन क्रिया होती है बैक्टीरिया में तो इसकी कुछ प्लाज्मा झिल्ली ऐसी क्रिस्टी बना लेगी। आगे देखते हैं। आंतरिक झिल्ली और मैट्रिक्स इसे पोस्ट किया गया जो मूल सहजीवन का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो सेलुलर मूल की एक झिल्ली के भीतर संलग्न हो सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल DNA गोलाकार है, यह बैक्टीरिया की तरह प्रतिकृति और विभाजन भी करता है। इसमें यह कहा गया है कि जब दोनों का सहजीवन मतलब दोनों एक साथ रहने वाले हों एक, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो बैक्टीरिया का और माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है दोनों का सेम गोलाकार है और दोनों के ही DNA प्रतिकृति और विभाजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दोनों के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के मुकाबले छोटे होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम से छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण क्लोरेमेफेनिकोल द्वारा बाधित होता है। इन समानताओं में एक प्राचीन प्रोकैरियोट से विकसित होने के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की कल्पना आसानी से की जा सकती है, जिसमें एक स्वतंत्रता संभवतः एरोबिक जीव के सभी गुण होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि दोनों के एक सहजीवन से दोनों का एक विकास हुआ है और दोनों की संरचना लगभग समान है। हम मान सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया से हुई है। हालांकि एक लंबी अवधि में अनुकूलन के साथ यह एक आवश्यक और निर्भर सहजीवन बन गया। अपनी कुछ पहचान को सेल के लिए खो दिया। इसके विपरीत मेजबान सेल ने अपने कुछ कार्यों को खो दिया, जिसे अब एंडोसिम्बायोनेट और माइटोकॉन्ड्रियल से प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य सहजीवन बन गए। वो पीछे बताया वही है, दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को अनुकूल बनाने लगे। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की उत्पत्ति के लिए इस सहजीवन की परिकल्पना ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की, लेकिन सभी जीव वैज्ञानिकों ने इसे आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं करते। इसमें क्या कहा है, जो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक से है, इसको काफ़ी लोकप्रियता मिली और वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार भी किया, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। रेफ और
महलर साइंटिस्ट ने 1972 में निष्कर्ष निकाला कि जबकि सहजीवी सिद्धांत एस्थेटिक रूप में मन भावन हो सकता है, सम्मोहक नहीं। उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए और प्रस्तावित किया कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा झिल्ली से अंदर की ओर धंसने से उत्पन्न होता है, बाहरी झिल्ली के किसी भी तरह का अधिग्रहण से और प्रोकैरियोटिक डीएनए से डीएनए जीनोफोर के अतिरिक्त अधिग्रहण से, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का विकास होता है, नहीं कहा। क्या कहा है कि फिर एक रैफ और महलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने 72 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो आंतरिक झिल्ली के अंदर होती है, उनका बाहरी झिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसमें उन्होंने यह बात काफ़ी हद तक बताई। आगे देखते हैं। बोर्स्ट 1972 ने एक एपिसोड थ्योरी में प्रस्ताव रखा और माना कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए ने न्यूक्लियर डीएनए को एक प्रकार के प्रवर्धन के माध्यम से छोड़ दिया है और श्वसन श्रृंखला वाले झिल्ली के भीतर मैप किया है। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इस एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।